चलिए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक जनसंख्या वृद्धि मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रति व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में समझा था और इसे दर्शाने के लिए हमने अंग्रेजी के स्मॉल आर अक्षर का प्रयोग किया था। अब मान लीजिए कि किसी जनसंख्या में प्रति व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि दर 0.2 है। इसका मतलब है कि एक साल बाद जनसंख्या में औसतन 20% की वृद्धि हो जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कई प्रजातियों में जिनमें लैंगिक जनन होता है, उनमें नए जीवों को जन्म देने के लिए एक नर और एक मादा यानी दो प्राणियों की आवश्यकता होती है। लेकिन जीवों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो अकेले ही जनन कर सकती हैं, जैसे मुकुलन या खंडन के द्वारा। इस तरह के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं और यह विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। अब इस अवधारणा के आधार पर हम एक अन्य अवधारणा को समझ सकते हैं और वह है जनसंख्या की अधिकतम प्रति व्यक्ति वृद्धि दर। यहाँ यदि जनसंख्या की वृद्धि दर पर कोई रोक ना हो, यानी जनसंख्या के बढ़ने पर संसाधनों की कमी, स्थान की कमी जैसे किसी प्रकार की कोई भी बाधा, प्रतिबंध या बाहरी दबाव ना हो और जनसंख्या को वे सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों जिनकी उस जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए आवश्यकता है, तब यह जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर होगी। अब इस समीकरण से हम जनसंख्या की चर घातांकी वृद्धि का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम जनसंख्या को n मान लें तो समय के सापेक्ष जनसंख्या में परिवर्तन की दर या जनसंख्या की वृद्धि दर को dn/dt के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हम एक ऐसी जनसंख्या की बात कर रहे हैं जिसकी वृद्धि उसके पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं है, हालांकि यह केवल आदर्श परिस्थितियों में ही संभव है, वास्तविक परिस्थितियों में संसाधन सीमित होने के कारण यह संभव नहीं है, लेकिन यदि जनसंख्या की वृद्धि दर पर कोई भी प्रतिबंध या बाधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या की अधिकतम प्रति व्यक्ति वृद्धि दर और जनसंख्या के गुणनफल के बराबर होगी। चलिए इस संबंध को एक तालिका में अलग अलग जनसंख्या के कुछ उदाहरण लेकर और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारी तालिका है और यहाँ हमने 3 अलग अलग जनसंख्याओं के उदाहरण लिए हैं। यानी पहली स्थिति में जनसंख्या 100 है, दूसरी स्थिति में 500 है और तीसरी स्थिति में 900 है। और अब हमें यह ज्ञात करना है कि इन तीनों स्थितियों में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है। क्यों न वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इसे हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब जनसंख्या 100 है तब जनसंख्या में वृद्धि दर इसका 0.2 गुना यानी 20 होगी। इसका मतलब है कि जब जनसंख्या में केवल 100 लोग हैं तब एक वर्ष में इसमें 20 लोग और बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार जब जनसंख्या में 500 लोग हैं तब जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी। इसे ज्ञात करने के लिए भी हम अधिकतम प्रति व्यक्ति वृद्धि दर को लेंगे और उसे जनसंख्या से गुणा कर देंगे, यानी 0.2 गुणा 500 जो कि 100 के बराबर है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर अब 100 है। इसका मतलब है कि एक वर्ष में जनसंख्या में 100 लोग और जुड़ जाएंगे। इसी तरह जब जनसंख्या में 900 लोग हैं तब जनसंख्या वृद्धि दर होगी 0.2 गुणा 900 यानी 180 व्यक्ति प्रति वर्ष। जनसंख्या में इस प्रकार की वृद्धि वास्तव में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी चर घातांकी वृद्धि कहलाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जनसंख्या में इस तरह की वृद्धि जिसमें जनसंख्या लगातार बढ़ती ही रहे, यह अवास्तविक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सभी संसाधन वास्तव में सीमित हैं। जैसे भूमि सीमित है, पीने लायक पानी सीमित है, भोजन सीमित है और इन संसाधनों के सीमित होने के कारण किसी विशिष्ट वातावरण में किसी जनसंख्या की प्राकृतिक वहन क्षमता या पोषण क्षमता भी सीमित होती है। चलिए इस प्राकृतिक पोषण क्षमता को हम अंग्रेजी के अक्षर K से दर्शाते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक छोटे से द्वीप पर रहने वाले खरगोशों की बात कर रहे हैं। यह हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। और उन खरगोशों के लिए उस द्वीप की प्राकृतिक पोषण क्षमता 1000 है। यानी उस द्वीप में वास्तव में 1000 से अधिक खरगोशों का भरण पोषण करने लायक संसाधन नहीं है। यानी यहाँ खरगोशों की संख्या में वृद्धि वास्तव में सीमित होगी।
इस तरह की वृद्धि को लॉजिस्टिक वृद्धि या संभार तंत्र वृद्धि के रूप में जाना जाता है। और इस वृद्धि को दर्शाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने चरघातांकी वृद्धि के इस समीकरण में एक कारक का गुणा कर दिया, ताकि जैसे जैसे जनसंख्या पोषण क्षमता के निकट होती जाए वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि की दर धीमी होती जाए। और यह कारक था पोषण क्षमता ऋण जनसंख्या बटा पोषण क्षमता। इस प्रकार यह नया समीकरण लॉजिस्टिक वृद्धि या संभार तंत्र वृद्धि को दर्शाता है। अब चलिए हम पुनः इन तीन जनसंख्याओं के लिए इस समीकरण से गणना करते हैं और देखते हैं कि यह समीकरण हमें क्या परिणाम देता है। तो जब जनसंख्या 100 है तब लॉजिस्टिक वृद्धि होगी 0.2 गुणा 100 गुणा 1000 ऋण 100, क्योंकि हमारी पोषण क्षमता 1000 है, बटा 1000, और इसे हल करने पर हमें 18 मिलता है। हम देख सकते हैं कि यह 100 लोगों की जनसंख्या पर होने वाली चरघातांकी वृद्धि से थोड़ा कम है, लेकिन उसके काफ़ी निकट है। आइए अब देखते हैं कि जब जनसंख्या 500 है तब लॉजिस्टिक वृद्धि क्या होगी। तो जब जनसंख्या 500 है तब लॉजिस्टिक वृद्धि होगी 0.2 गुणा 500 गुणा 1000 ऋण 500, क्योंकि अब जनसंख्या 500 है जबकि पोषण क्षमता 1000 है, बटा 1000, और इसे हल करने पर हमें 50 मिलता है। इसका मतलब है कि जब जनसंख्या 500 है तब इस स्थिति में जनसंख्या में चरघातांकी वृद्धि जितनी तेजी से हो रही थी, अब उससे आधी गति से ही जनसंख्या वृद्धि होगी। और इसका कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए हमारे पास असीमित संसाधन नहीं है। इसी तरह जब जनसंख्या 900 है तब लॉजिस्टिक वृद्धि होगी 0.2 गुणा 900 गुणा 1000 ऋण 900, क्योंकि अब जनसंख्या 900 है जबकि पोषण क्षमता 1000 ही है, बटा 1000, और इसे हल करने पर हमें 18 मिलता है। इससे स्पष्ट है कि जब जनसंख्या 900 है तब जनसंख्या वृद्धि काफ़ी धीमी हो गई है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? यदि हम 900 की जनसंख्या पर होने वाली चरघातांकी वृद्धि को देखें तो यह काफ़ी अधिक है, जिसमें खरगोशों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि इस स्थिति में खरगोशों को प्रजनन करने और अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहने के लिए असीमित संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन इस स्थिति में जब द्वीप में वास्तव में 1000 से अधिक खरगोशों का भरण पोषण करने लायक संसाधन नहीं है, तब जैसे जैसे खरगोशों की संख्या द्वीप की प्राकृतिक पोषण क्षमता के निकट आती गई वैसे वैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती गई, और खरगोशों की संख्या 900 होने पर उनकी संख्या की वृद्धि दर अत्यधिक धीमी हो गई। इसका कारण यह है कि संसाधन सीमित होने के कारण संभवतः अब बहुत सारे खरगोशों की भूख से, प्यास से, पानी की कमी से, रोग बीमारी फैलने जैसे बहुत सारे कारणों से मृत्यु हो जाएगी। इन दोनों स्थितियों को हम आलेख के रूप में भी दर्शा सकते हैं। यदि समय को x अक्ष पर और जनसंख्या को y अक्ष पर दर्शाएं तो चरघातांकी वृद्धि का आलेख कुछ इस प्रकार बनेगा, जो यह दर्शाता है कि जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतना ही और अधिक तेजी से यह बढ़ेगी, और सैद्धांतिक रूप से यह हमेशा बढ़ती ही जाएगी। हालांकि हम जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से वास्तविक परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। दूसरी ओर यदि हम लॉजिस्टिक वृद्धि की बात करें तो इसका आलेख कुछ इस तरह बनेगा। यह आलेख दर्शाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि उसके पर्यावरण की प्राकृतिक पोषण क्षमता द्वारा सीमित होने के कारण धीमी होती जाती है, और इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि के आलेख का यह वक्र जैसे जैसे पर्यावरण की प्राकृतिक पोषण क्षमता के निकट पहुंचता है वैसे वैसे सीधा होता जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि यदि कोई जनसंख्या अपने पर्यावरण की प्राकृतिक पोषण क्षमता के बराबर हो जाए तो क्या होगा? जैसे जब पर्यावरण की प्राकृतिक पोषण क्षमता खरगोशों के लिए 1000 है, यदि इस स्थिति में खरगोशों की संख्या वास्तव में 1000 हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इस कारक का मान 0 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यदि जनसंख्या उस बिंदु तक पहुंच भी जाए तो उससे आगे वह और अधिक नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण संख्या सीमित हो जाएगी।